नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लखनऊ में यजदान बिल्डर के इमारत को तोड़ने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंच चुकी है। मौके पर कई मजदूर और अधिकारी भी मौजूद हैं। हालांकि इस इमारत को लेकर मामला अब कोर्ट में है, बावजूद इसके एलडीए कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि यजदान बिल्डर की इमारत गिराने की कार्रवाई पहले भी एलडीए कर चुका है, जिसको लेकर आवंटियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तो यजदान बिल्डर के बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। एलडीए ने इमारत गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद हैं और वहीं मजदूर भी मौके पर मौजूद हैं। तो यजदान बिल्डर के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से यह खबर है, जहां पर यजदान बिल्डर पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एलडीए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि बिल्डर की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया है। मामला हाईकोर्ट में है, बावजूद इसके एलडीए की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं चंदन वर्मा। चंदन, यजदान बिल्डर के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला हाईकोर्ट में है, बावजूद इसके कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, आपको बता दूं, जिस तरह से जो है यजदान बिल्डर पर एक बार फिर लखनऊ प्राधिकरण का हथौड़ा चलना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में जो बात जो सामने आ रही है हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट ने जो है जो इनको समय दिया था वो मौखिक रूप से जो है इनको दिया था कि बिल्डिंग ना गिराई जाए। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को जो है लिखित में कोई आदेश नहीं दिया गया था, कोई स्टे नहीं था। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज एक बार फिर जो है बिल्डिंग पे कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, जा सकता है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लखनऊ में जिस तरीके से अवैध इमारतों का निर्माण लगातार होता रहता है, एलडीए के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी इसमें देखने को मिलती है। अब ये कार्रवाई करने के बाद ये साफ संदेश जाएगा कि बक्सा कोई नहीं जाएगा, बिल्डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बिल्कुल, मैं योगेश आपको बता दूं, जिस तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है ऐसे बिल्डरों को संरक्षण दे रहा है, ऐसी राजधानी लखनऊ में कई बिल्डिंगें बनी हैं जो अधिकारियों की मिलीभगत से बन रही है, जिसका जो है भुगतान आवंटियों को झेलना पड़ता है। उसी का जो है आप उदाहरण देख सकते हैं। यजदान बिल्डिंग में करीबन जो है 23 आवंटी थे और जो है उन आवंटियों को निकाल कर और ये बिल्डिंग पर जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण का हथौड़ा चल रहा है। ये हथौड़ा जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो चल रहा है, बिल्डिंग पर नहीं चल रहा है, ये जो आवंटी है उनकी छाती पे चल रहा है वह। और मामला वैसे 23 तारीख को शासन में इसकी अंतिम सुनवाई है। अंतिम सुनवाई जो 23 तारीख को शासन में है। शासन में अंतिम सुनवाई के बाद क्या फैसले आते हैं, उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी। चंदन, आपने बड़ी बात कही कि ये जो 23 आवंटी हैं, उनके सीने पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जाहिर तौर पर उन्होंने अपने गाढ़ी कमाई मेहनत कस के पैसे से जो है फ्लैट लिया और अब उस फ्लैट से उन लोगों को बाहर निकाला गया, कार्रवाई की जा रही है। अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहें या फिर बिल्डर की तरफ से कहें, तो इन आवंटियों को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? इनके पैसे की रिकवरी करने के लिए क्या कुछ बात कही गई है? या फिर लखनऊ बेंच से तो इनको कोई राहत योगेश नहीं मिली थी। अब देखने वाली बड़ी बात है, 23 तारीख को जो है शासन में इसकी सुनवाई है। यजदान बिल्डर और जो है बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण की सुनवाई है। सुनवाई के बाद देखिए क्या चीजें सामने होती हैं। क्या ये जो आवंटी है उनको राहत मिलती है, उनको मुआवजा मिलता है, उनको पैसा मिलता है, उसके बाद ही देखिए तस्वीरें साफ हो पाएंगी योगेश जी। बिल्कुल चंदन, यहां पर चाहेंगे एक बार आप तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि अगर नोएडा का जिक्र करें तो ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण हो गया है और इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई थी, उसका ध्वस्तीकरण किया गया। योगी सरकार ने साफ संदेश देने का काम किया कि भ्रष्टाचार की इमारत कितनी बड़ी क्यों ना हो, कार्रवाई की जाएगी। और दर्शकों को बता दें कि दरअसल यह इमारत लखनऊ में स्थित है, जो कि आज ध्वस्तीकरण जिस पर कार्रवाई की जा रही है, यजदान बिल्डर की यह इमारत है। और न केवल एक इमारत, बल्कि लखनऊ के अगर अलग अलग जगहों का हम जिक्र करें, वो चाहे लखनऊ के आलमबाग का जिक्र करें, आशियाना का जिक्र करें, हजरतगंज का जिक्र करें, गोमती नगर का जिक्र करें, किसी भी कोने का आप जिक्र कर लीजिए, ऐसी बिल्डिंगें आपको मिल जाएंगी। और ये कहा जा रहा है, कहा ही नहीं जा रहा बल्कि कई दफा ये देखने को मिला है, एलडीए के जो अधिकारी हैं, एलडीए के जो बाबू हैं, उनकी मिलीभगत से यह काम किया जा रहा है, बिल्डिंगों को खड़ा किया जा रहा है। और कई अधिकारी बाबुओं पर पिछले कार्रवाई भी हो चुकी है पिछले दिनों, बावजूद इसके ऐसी इमारतें देखने को मिल रही हैं।
जो है चंदन, साफ उदाहरण आप देख सकते हैं यजदान बिल्डर की जो बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्कुल चंदन, लेकिन क्या कुछ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई है तो जाहिर तौर पर है एलडीए के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत रही होगी, तो उन बिल्कुल अधिकारियों की शिनाख्त हो पाई क्या? अगर हो पाई तो क्या कुछ कार्रवाई उन पर भी की जाएगी क्या? बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो देखने वाली ये होगी जो 23 तारीख को जो शासन में सुनवाई है उसमें जो है जो इसमें जो लिस्ट है जो अधिकारी जो इसमें जिनका संरक्षण में ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई अब उन पर किस तरह की कार्रवाई होती सबसे बड़ी बात ये होगी योगेश जी। बिल्कुल, अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर बिल्डर पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन अधिकारियों को चिन्हित कैसे किया जाएगा जिनकी मिलीभगत से, जिनकी साठगांठ से ये बिल्डिंग, ये भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी है। चंदन, एक बार कहें, आपसे कहेंगे कि एक बार फिर से उस बिल्डिंग को दिखाइए जरा, बहुत सी क्योंकि जिस बिल्डिंगें तरीके बनी से हैं अगर जिनका कार्रवाई हो रही है तो लगता किस एंगल से कार्रवाई की जा रही है, कहां से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी दर्शकों को जरा आप दिखाइए। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई चल रही है और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हथौड़े चल रही। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है, हथौड़े चल रहे हैं, बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और जो अवैध बिल्डिंग के खड़े करते हैं, जो बिल्डर हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, उन पर यह हथौड़ा चल रहा है, ये कहा जा सकता है और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। चंदन, चलिए, चंदन की आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आगे की कार्रवाई की किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है योगी सरकार की तरफ से और ये एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आज लखनऊ में इस अवैध अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर रखी है, उनके भी दिन जल्द ही आने वाले हैं और उन पर भी कहीं ना कहीं अब उनकी सांसें तेज हो गई हैं कि कब आखिर उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं रहेगा। साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे अधिकारी या कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं या शासन में बैठे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब इस बिल्डिंग पर कार्रवाई जरूर शुरू हो गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आने वाले दिनों में उन अधिकारियों की क्या चिन्हीकरण हो पाएगा जिनकी मिलीभगत थी। तो अवैध अपार्टमेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से खबर है, आप तस्वीरें देख सकती हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीधी तस्वीरें हैं और इसी बिल्डिंग पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। चंदन हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, पहले भी हमने कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है और कार्रवाई करने के बाद ये साफ मैसेज जाएगा, संदेश जाने का काम होगा कि दरअसल अन्य जो भ्रष्टाचारी हैं, अन्य जो ऐसे भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी हैं, उन पर भी जल्द बुलडोजर चलता नजर आएगा या हथौड़ा चलता नजर आएगा। लेकिन आखिर कब, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या एलडीए आगे इसी तरह की कार्रवाई करता नजर आएगा, इन बिल्डिंगों को चिन्हित करता नजर आएगा जो भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी हैं? बिल्कुल यजदान जो है यजदान बिल्डर पर जो कार्रवाई हो रही है ऐसे में एक जो है संदेश तो एक बिल्डर को और भूमाफियाओं को जा ही रहा है, लेकिन अब बड़ी बात योगेश ये होगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण किस तरह से इनको चिन्हित करता है। जो बिना मानक के विपरीत बनाई गई बिल्डिंग है उस पर किस तरह से उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का काम करता है। जी बिल्कुल, कार्रवाई करने का काम करता है चंदन, लेकिन एक सवाल यहां पर यह बड़ा उठता है कि आखिर किसी भी अधिकारियों की मिली भगत हो क्यों ना हो, लेकिन क्या
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को या सचिव को इस तरीके की जानकारी नहीं मिल पाती है? क्या वो शहर में कभी भ्रमण के दौरान नहीं निकलते हैं कि आखिर कहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं? क्योंकि बाबुओं पर कार्रवाई हो जाती है, बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो इन सारे मामलों की जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों लेते नजर नहीं आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात होगी, जिस तरह से लेवाना का अग्निकांड हुआ था जिसमें 4 लोगों की जो है जलकर मौत हो गई थी, उस मामले में जो मौजूदा समय का जो एक्सीएन था, जिसे बोलते हैं अधिशासी अभियंता, उस पर तो कार्रवाई इन्होंने नहीं किया, लेकिन जो मौजूदा समय के लोग थे उनमें से कुछ बाबू और सुपरवाइजर पर इन्होंने कार्रवाई कर दी, जिससे जो है एक बड़ी बात ये होगी कि जो इसमें जो लिप्त थे, जो सम्मिलित थे, तो इनके ऊपर जिस अगर कार्रवाई की जाए तो आगे इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात है, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है इंद्रमणि त्रिपाठी, वो किस तरह से जो है कार्रवाई करते हैं। जो लोग इसमें सम्मिलित थे, जो लोगों ने इस बिल्डिंग को संरक्षण दिया, जिनके संरक्षण में बिल्डिंग बन के तैयार हुई होगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए और तस्वीरों दिखाने के लिए चंदन। और रुक करेंगे अब अगली खबर का। कुछ देर में मैनपुरी पहुंचेंगे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे अखिलेश यादव। लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और इस दौरान वो सभा को संबोधित भी करेंगे। सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे अखिलेश यादव और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि दरअसल इस दौरान डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और उनके साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी लोकसभा सीट में हो रहे उपचुनाव पर प्रत्याशी डिंपल यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो कार्यकर्ता सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है मैनपुरी में और अब से थोड़ी ही देर में इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। जनता से अपने पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। डिंपल यादव के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। जाहिर तौर पर है मैनपुरी लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के लिए साख की बात बनी हुई है, क्योंकि यह सीट मुलायम सिंह यादव की सीट रही है और समाजवादी पार्टी का गढ़, या ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है मैनपुरी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत इस सीट को फतह करने में लगाती नजर आ रही है। और आज इसी कड़ी में अखिलेश यादव अब से थोड़ी ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पर वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और लोगों से अपने पक्ष में, यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में डिंपल यादव को वोट करने की अपील करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं मैनपुरी से। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? बताया जा रहा है कि आपसे थोड़ी ही देर में मैनपुरी पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। मैं आपको बता दूं, मैनपुरी कुछ देर बाद मैनपुरी पार्टी कार्यालय पर एक जनसभा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। पहली बार उन्होंने शहर प्रचार करने के बाद आज पहली बार समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास जो जनसभा है आयोजित हो रही है, उसमें वह आएंगी और कार्यक्रम को करेंगी। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव भी आ रहे हैं, जो कि किसी विधानसभा में जनसभा को संबोधित सुबह किया था, उसके बाद आज दोबारा अभी यहाँ बिल्कुल मुकेश, हम चाहेंगे कि आप अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, वहां पर किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा है और किस तरीके से कार्यक्रम की तैयारी की गई है वहां पर। तो अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएं ताकि दर्शकों को हम सीधी तस्वीरें वहां की दिखा सकें मैनपुरी के प्रोग्राम स्थल की, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं और सभा को संबोधित करेंगे। तो अपने पीछे की तस्वीर मुकेश जरा दिखाइए, किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा है, किस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद तो यहाँ प्रस्ताव से ये दिखाई दे रहा है आज।
सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। राजराजेश्वर की नगरी काशी में पीएम मोदी के सामने आज रामेश्वरम की कला और संस्कृति दिखेगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया जाएगा। बीएचयू से लेकर सारनाथ तक तमिल संस्कृति के रंग बिखेरते हुए आज नजर आएंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के पहले, हालांकि प्रधानमंत्री के इस दौरे के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके थे और आज काशी तमिल संगमम उत्तर एवं दक्षिण भारत के दर्शन, संस्कृति व साहित्य की गौरवशाली विरासत का एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें काशी से हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर मौजूद लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें वहां पर मौजूद लोगों की हैं, जिनमें उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर के वहां के लोगों में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचे हुए हैं और काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शिरकत करने पीएम मोदी काशी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें वाराणसी से हैं। श्री इलिया राजा जी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री पौन राधाकृष्णन जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री सुधीर जैन जी, आईआईटी मद्रास के निदेशक माननीय प्रोफेसर वी कामकोटी जी और तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री के अन्नामलाई जी, आप सभी का आदरपूर्वक स्वागत और साथ ही स्वागत करते हैं माननीय गुरुजन आदिनाम जी का भी, और दिल खोल कर स्वागत करते हैं सभी तमिल मेहमानों का और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और महानुभाव का भी सहृदय अभिनंदन। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை வரவேற்று மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச ஆளுநர் திருமதி ஆனந்திபென் பட்டேல் அவர்களையும் மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களையும் மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களையும் மாண்புமிகு மத்திய தகவல் ஒளிபரப்பு மத்திய இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்களையும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு இளையராஜா அவர்களையும் மேனாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒளிபரப்பு மத்திய இணை அமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்களையும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திரு இளையராஜா அவர்களையும் மேனாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் காசி இந்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் திரு சுதீர் ஜெயின் அவர்களையும் சென்னை தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் முனைவர் காமகோட்டி அவர்களையும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா பார்ட்டியின் தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக வருகை புரிந்திருக்கிற ஆதீன கர்த்தர்களையும் அனைவரையும் மீண்டும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். मान्यवर, सदियों पुरानी संगमम की परंपरा को पुनर्जीवित करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की अप्रतिम कल्पना आज काशी तमिल संगमम के रूप में साकार होने जा रही है। तमिल समाज, तमिल संस्कृति और काशी के साथ उनके काल अतीत प्रगाढ़ संबंधों को रेखांकित कर माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की महान सोच का ही एक आयाम है काशी तमिल संगमम। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு மத்திய கல்வி அமைச்சர் அவர்கள் தமிழ் பாரம்பரிய முறையில் அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து நினைவு பரிசினை வழங்கி இப்போது சிறப்பிப்பார்கள். मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें.
தமிழ் மக்களின் உள்ளத்து களிப்பை தெரிவிக்கும் வகையில் காசி தமிழகம் நெடுங்கால தொடர்பு என்னும் நூலினை மேனாள் மத்திய இணை அமைச்சர் திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் சார்பாகவும் தமிழ் மக்களின் சார்பாகவும் தற்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களிடத்தில் வழங்குகிறார்கள். और अब माननीय श्री पौन राधाकृष्णन जी से सादर आग्रह कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को पुस्तक काशी तमिलागम कनेक्ट भेंट करें। इस पुस्तक में काशी और तमिलागम के बीच इतिहास के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर विभिन्न तथ्य और घटनाएं संकलित की गई हैं। 3 भाषाओं में इस पुस्तक को माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। महर्षि अगस्त्य के तमिलनाडु भ्रमण से लेकर काशी के तमिल समाज से जोड़ने वाले विभिन्न प्रसंग इनमें सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। மாண்புமிகு தகவல் ஒளிபரப்பு, மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறைகளுக்கான மத்திய இணை அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்றுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம். और मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। இந்த புனித பூமியில வாரணாசியில காசி தமிழ் சங்கமம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற பாரதியாருடைய கனவை நனவாக்குகின்ற இந்த தமிழ் காசி தமிழ் சங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என வரவேற்று காசி தமிழ் சங்கமம் காசியில நம்மளுடைய உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த மாநிலத்தில் சிறப்பான ஒரு வரவேற்பை வழங்கியிருக்கின்ற மாண்புமிகு கவர்னர் அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற நம்மளுடைய மாண்புமிகு உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதலமைச்சர் அவர்களையும் மாண்புமிகு மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய திரு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களையும் மரியாதைக்குரிய திரு இளையராஜா அவர்களையும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஐயா இளையராஜா அவர்களையும் மாண்புமிகு முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியினுடைய வைஸ் சான்சலர் திரு சுதீர் ஜெயின் அவர்களையும் சென்னை ஐஐடியினுடைய டைரக்டர் திரு காமக்கோடி அவர்களையும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற ஆதினங்கள், பெரியோர்கள், தாய்மார்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை வரவேற்று காசிக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய பந்தம் இருக்கிறது. அந்த பந்தம் ஆண்டாண்டுகளுக்கு முந்தைய பந்தம். அந்த பந்தம் நாம் ஆண்டுகளில் கணக்கிட முடியாத ஒரு பந்தம். பாண்டிய வம்சத்தை சேர்ந்த அதிவீர ராமபாண்டியன் காசிக்கு யாத்திரையாக வந்தார்கள். அவர் இங்கு திரும்பி சென்ற பிறகு தென்காசியில மிகப்பெரிய ஒரு சிவாலயத்தை நிறுவினார்கள். அதே போல அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் நம்மளுடைய சிவகாசியில ஆலயத்தை நிர்வகித்தார்கள். ஸ்கந்த புராணத்தின் தமிழ் பாடல்களாக காசி காண்டம் அவர்கள் எழுதி காசிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய உறவை இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கும் விதமாக நாம் வாரணாசி நாம் வழக்கத்தில் சொல்லுவோம், நம்மளுடைய ராமேஸ்வரம் போயிட்டு காசிக்கு வருவோம், காசியிலிருந்து ராமேஸ்வரம் வருவது, இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய அந்த ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு இன்றைக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அருமையான தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் மட்டுமின்றி ஒரு கல்வியினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி ஸ்தாபனம் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டி இங்கே இருக்கிறது. அப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை இன்றைக்கு இந்த எடுத்துக்காட்டும் விதமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு
எங்களுடைய பாரதியார் சுதந்திர போராட்டத்திற்காக வித்திட்டவர், பெண் அடிமையை எதிர்த்தவர், பெண் சுதந்திரத்தை பாடுபட்டவர். அவருக்கு பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில ஒரு இருக்கையை கொடுத்து நம்மளுடைய பாரதியார் அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்களுக்கு தமிழக மக்கள் சார்பிலும் தமிழ்நாட்டின் சார்பிலும் அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்வதோடு இந்த ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் மூலமாக தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு, தமிழ்நாட்டினுடைய காஞ்சிபுரம் புடவைகள், பனாரசினுடைய புடவைகள் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணைப்பு பாலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். பெரியவர்களை ஒரு மாதம் கார்த்திகை மாதம் இந்த நிகழ்ச்சியானது முழுவதும் நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். काशी के साथ तमिल का एक बहुत बड़ा पारंपरिक है। रामेश्वर क्षेत्र से मिट्टी लेकर काशी की गंगा में डालकर फिर वापस रामेश्वर में रामनाथ स्वामी को अभिषेक करना है, यही काशी यात्रा का पूर्ति। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के लिए तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।